नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकलिस्ट में। आज के क्या क्या डिफेंस अपडेट्स हैं, चलिए शुरू करते हैं। समुद्र में भारतीय नौसेना लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रही है। ऐसे में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वागशीर को लॉन्च कर दिया है। इसे मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड से लॉन्च किया गया है। पनडुब्बी के लॉन्च के मौके पर रक्षा सचिव अजय कुमार जी भी वहां पर मौजूद थे। साथ ही उन्होंने कहा कि INS वागशीर का अब समुद्री परीक्षण होगा और बाद में इसे चालू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पनडुब्बी का लॉन्च होना भारत के आत्मनिर्भर बनने का एक बड़ा उदाहरण है। इस पनडुब्बी की खासियत की अगर हम बात करते हैं तो ये स्कॉर्पियन यानी कि कलवरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। इसे अत्याधुनिक नेविगेशन, साथ ही इसमें ट्रैकिंग सिस्टम भी कमाल का लगा हुआ है। इसकी एक अन्य खासियत ये है कि ये 50 दिनों तक पानी में रह सकती है। लॉन्च के बाद अब पनडुब्बी को 1 साल से अधिक समय तक व्यापक और कठोर परीक्षणों से गुजरना पड़ेगा, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि यह पनडुब्बी पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार है। दोस्तों, हिंद महासागर में गहरे पानी की समुद्री शिकारी कहलाने वाली सैंडफिश के नाम पर इसका नाम वागशीर रखा गया है। दोस्तों, आज लगातार भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। वायुसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण पूर्वी समुद्री तट पर सुखोई फाइटर प्लेन से किया गया। वायुसेना ने कहा कि ये परीक्षण भारतीय नेवी के साथ कोऑर्डिनेशन में किया गया, यानी कि समन्वय के साथ किया गया। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि मिसाइल ने सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को निशाना बनाया। वायुसेना ने ट्वीट करके भी ये जानकारी दी है। वायुसेना ने ट्वीट में कहा कि पूर्वी तट पर वायुसेना ने सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया और इस मिसाइल ने एक रिटायर्ड जहाज पर सटीक निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना ने भी ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया। भारतीय नौसेना ने भी ट्वीट करके कहा कि एक उन्नत मॉडुलर लॉन्चर से INS द्वारा पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया, जो कि सफल रहा। फायरिंग ने एक बार फिर ब्रह्मोस की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता के साथ साथ फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्मों से इंटीग्रेटेड नेटवर्क सेंट्रिक यानी कि एकीकृत नेटवर्क केंद्रित संचालन के सत्यापन का प्रदर्शन किया है। दोस्तों, हाल ही में रुद्रम 3 के बारे में जानकारी आई है, जिसमें कहा गया है कि जो टेंडर रिलीज किया गया था इस 550 किलोमीटर रेंज वाली लंबी दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के बारे में कहा जा रहा है कि इसका डिजाइन बिल्कुल स्पष्ट और योजनाबद्ध तरीके से है और अब सुखोई 30 विमान में रुद्रम 3 मिसाइल का इंटीग्रेशन किया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि रुद्रम 3 की करीबन 20 यूनिटें बनाई जाएंगी, जिनका परीक्षण किया जाएगा आने वाले समय में। बता दें कि रुद्रम 3 कार्यक्रम को 2017 में ही स्वीकृत कर दिया गया था। DRDO रुद्रम 2 और रुद्रम 2A पर भी काम कर रहा है, जो हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें भी हैं, जिनकी मारक क्षमता 250 से 350 किलोमीटर है। कहा जा रहा है कि इन मिसाइलों को आने वाले समय में तेजस मार्क 2 में भी लगाया जाएगा। दोस्तों, एयर लॉन्च रुद्रम 3 की अगर मुख्य विशेषता की बात करें तो इसमें पैसिव होमिंग सीकर लगा है और यह अपने पहले चरण में सिंगल स्टेज बूस्टर का इस्तेमाल करेगी, दूसरे स्टेज में डुअल पल्स मोटर का इस्तेमाल करेगी और इसका फिक्स विंग और कंट्रोल सरफेस होगा, वो भी दोनों स्टेजेस में। दोस्तों, भारत के चेन्नई की हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलियन UAV टेक्नोलॉजी के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए, जिसके जरिए दोनों देश संयुक्त रूप से एक कंपनी को तैयार करेंगे, जहां पर टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक का हस्तांतरण भी होगा। साथ ही यहां पर संयुक्त रूप से रिसर्च और डेवलपमेंट भी किया जाएगा और यहां पर अनमैन्ड सिस्टम्स को लाइसेंस के तहत बनाया जाएगा, जो कि एक लागत प्रभावी उपाय भी है और इसे भारतीय डिफेंस सर्विसेज को भी दिया जाएगा और बाद में ग्लोबल कस्टमर्स के लिए भी इन्हें निर्यात किया जाएगा। दोस्तों, भारत की ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड को हाल ही में एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, जिसमें कि वे DRDO के द्वारा बने पैराशूट को किसी विदेशी कंपनी को एक्सपोर्ट करेगी। अधिकारियों ने कहा कि इस कंपनी ने पहले ही 2000 पैराशूट्स की भी सप्लाई की है। दोस्तों, भारत फोर्स की मार्क 155 mm 39 कैलिबर की माउंटेन आर्टिलरी गन अब अपने यूजर ट्रायल्स के उन्नत चरण में पहुंच गई है, जिसे कि भारतीय सेना कर रही है। मार्क अल्ट्रा लाइट हाविजर, जो कि 4x4 मीडियम ड्यूटी जनरल सर्विस लॉजिस्टिक व्हीकल पर माउंट है, जिसका वजन करीबन 18 टन का है। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एकमात्र बोलीदाता के रूप में उभरी, जो कि अब DRDO के द्वारा बने इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम यानी कि IRST का निर्माण और सप्लाई करेगी, जिन्हें कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए बनाया जा रहा है। बता दें कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी 2 प्रोटोटाइप्स पर काम कर रही है तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के, जिसमें फिलहाल एक इंपोर्टेड यानी कि आयातित IRST सिस्टम लगाया जाएगा, जिसे कि बाद में DRDO के द्वारा बने IRSC सिस्टम से बदला जाएगा। दोस्तों, भारत की प्राइवेट सेक्टर की फर्म SSS डिफेंस ने घोषणा की है कि उनकी कंपनी ने AK-47 के अपग्रेड किट को
भारत की स्पेशल फोर्स को सौंपा है। बता दें कि AK-47 के इस अपग्रेडेड किट का परीक्षण भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स के द्वारा पहले किया गया था और उसके बाद ही इस ऑर्डर को दिया गया। बता दें कि AK-47 अपग्रेड पैकेज में रग डस्ट कवर का इंटीग्रेशन भी शामिल है, जो किसी बाहरी लॉकिंग मैकेनिज्म के बिना फिक्स किया जा सकता है। साथ ही इसमें न्यू टेक्टिकल बट स्टॉक, न्यू गैस ट्यूब, साथ ही फ्लैश सरप्रेशर भी इसमें शामिल है। इसके अलावा अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर को इसके बॉटम रेल में लगाया जा सकता है। अगली अपडेट रक्षा मंत्रालय को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने वित्त वर्ष 2021-2022 में घरेलू उद्योगों के लिए पूंजी अधिग्रहण बजट का 64% अलग रखा और लक्ष्य को हासिल करने में सफल भी रहा। मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने अपने घरेलू स्रोतों से खरीद करने के लिए पूंजी अधिग्रहण बजट का 65.50% का उपयोग किया है। रक्षा मंत्रालय ने आगे बताया कि वो 2021-2022 में रक्षा सेवाओं के बजट का 99.50% उपयोग करने में सक्षम है। दरअसल भारत विश्व स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है, यानी कि आयातकों में से एक है। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय सशस्त्र बलों के लगभग 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने का अनुमान है। सरकार अब ये जो आयातित यानी कि इम्पोर्टेड सैन्य प्लेटफॉर्म है, उनकी निर्भरता को कम करना चाहती है और यही वजह है कि भारत सरकार घरेलू रक्षा निर्माण का समर्थन कर रही है। अगली खबर रशिया को लेकर आ रही है। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को देश का असली देशभक्त बताया है। लावरोव ने कहा कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को से होने वाले आयातों में कटौती करने के बढ़ते दबाव के बीच अपनी खुद की विदेश नीति तय करेगा, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि हम अपने देश के फैसले इस आधार पर करेंगे कि भारत को अपनी सुरक्षा और विकास के लिए किस चीज की जरूरत है, और ऐसा बहुत सारे देश नहीं कह पाते हैं। भारत और रूस के बीच दशकों पुराने संबंध हैं। सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत हमारा पुराना दोस्त है, हमने बहुत पहले ही रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी कहा था। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा रूस के विदेश मंत्री ने मेक इन इंडिया को लेकर भी बात कही। लावरोव ने कहा कि भारत में हमने भारत सरकार की मेक इन इंडिया की अवधारणा का समर्थन किया। हमने स्थानीय उत्पाद के साथ साधारण व्यापार को भी बढ़ावा देना शुरू कर दिया। भारत के लिए जरूरी वस्तुओं के उत्पादन को उनके क्षेत्र में ट्रांसफर भी किया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात सर्गेई लावरोव ने कही कि रूस भारत को रक्षा के क्षेत्र में किसी भी जरूरत को पूरा करता रहेगा। दोस्तों अगली खबर इसरो को लेकर आ रही है। अब तक आपने सुना होगा कि चंद्रमा पर जमीन खरीदने और वहां पर इंसानी बस्तियों को बसाए जाने की बात सुनी होगी, लेकिन अब इससे एक कदम आगे मंगल पर भी लोग घर बनाने की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने वहां के लिए खास किस्म की ईंटें बना ली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों को यह सफलता हासिल हुई है। कहा जा रहा है कि IISc के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग ने ये सफलता हासिल की है और हाल ही में उन्होंने इसका तकनीकी प्रदर्शन भी किया है, जिसके जरिए मंगल जैसी मिट्टी का इस्तेमाल करके ईंटें बनाई जा सकती हैं और इस तकनीक को MICP कहा जाता है। साथ ही वैज्ञानिकों ने कहा कि इसमें विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ खास तरीके के बैक्टीरिया MISP को ईंटों जैसा रूप दे सकता है। साथ ही भारतीय वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने ये ईंटें बनाने के लिए बैक्टीरियल ग्रोथ से होने वाली बायोसिमेंटेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। इसमें ईंटें बैक्टीरिया की मदद से अपने आप जैविक प्रक्रिया से आकार लेती है, जिसमें मानवीय दखल बिल्कुल न्यूनतम होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा की तुलना में मंगल की मिट्टी में जहरीले तत्व बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि लौह तत्व की मात्रा जरूरत से ज्यादा अधिक है। अन्य रासायनिक तत्व भी हैं। इसमें बैक्टीरिया को जिंदा रखना बड़ी चुनौती साबित होगा, हालांकि रास्ता निकाल लिया गया है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।